बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ की जितनी भी फॉर्म्स थी वो हमने स्टडी कर ली थी। इफ़ को देखा था, इफ़ एल्स को देखा था, इफ़ एल्स इफ़ को देखा था। उसमें कंपाउंड इफ़ कंडीशन जो थी उसमें हमने उसको जो डिस्कस किया था, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे वो देखे थे, जो नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट थी वो हमने जो डिस्कस की थी। तो इफ स्टेटमेंट की जितनी भी फॉर्म्स थी वो हमने लास्ट लेक्चर में जो वो सारी डिस्कस कर ली थी और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी जो वो करके दिखाया था। आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट के हवाले से है और लूप्स के हवाले से है। जो स्विच स्टेटमेंट है वो बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, जिस तरह की इफ स्टेटमेंट है। इफ स्टेटमेंट में और स्विच स्टेटमेंट में फ़र्क ये है कि जहां पर रेंज ज़्यादा होती है वहां पर इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी ग्रेटर देन 50%, 50 से ग्रेटर हो तो फिर ये डिसाइड कर लिया जाए, या आप कहते हैं कि 70% से ग्रेटर होगी वैल्यू तो फिर ये डिसाइड कर लिया जाएगा। जबकि जो स्विच स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली एक वैल्यू पर डिसाइड करता है, उसमें ग्रेटर या लेस वाली रेंज नहीं होती। एग्जैक्टली जो आपने एक वैल्यू दी है उस वैल्यू पर जो डिसाइड किया जाना है। एग्जैक्टली आप कहते हैं कि अगर वैल्यू 70 एंटर की जाती है उस पर डिसाइड किया जाए क्या करना है, 80 एंटर की जाती है उस पर डिसाइड किया जाए क्या करना है। तो स्विच में और इफ स्टेटमेंट में फ़र्क यही है कि इफ स्टेटमेंट तब यूज़ की जाती है जब हमारे पास रेंज होती है। जब आपको एक क्राइटेरिया दिया जाता है कि अगर 90 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आपका ग्रेड ए आएगा, अगर 80 से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ग्रेड बी आएगा। अब देखें 80 से ज़्यादा आपके पास 10 चॉइसेस हैं, 90 से ज़्यादा आपके पास अगेन 10 चॉइसेस हैं, तो उसमें रेंज आ जाती है। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर फॉर एग्जांपल ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ये मैंने नंबर ऑफ डेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप 1 एंटर करेंगे तो आप उसके अगेंस्ट जो वो आपका प्रोग्राम आपको फ्राइडे जो वो रिटर्न करेगा, आप 2 एंटर करेंगे तो आपको सैटरडे जो वो रिटर्न करेगा। तो ये एग्जैक्टली आपकी वैल्यूज पर जो वो डिसाइड किया जा रहा है, इसमें कोई रेंज नहीं है। आपको ये नहीं कहा गया कि 1 से ज्यादा एंटर करेंगे तो ये होगा। एग्जैक्टली एक वैल्यू पर डिसीजन जो वो लिया जा रहा है और वो जब वैल्यू एंटर की जाएगी तो उसी पर जो वो आपने कोई ना कोई डिसीजन लेना होता है। फिर इस मकसद के लिए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। यही काम जो स्विच के थ्रू आप करते हैं ये आप इफ के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन इफ की जो रेंज है उस रेंज को आप स्विच के अंदर प्रोसेस नहीं कर सकते। रेंज के लिए इफ स्टेटमेंट ही यूज होती है, लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट है वो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो यूज किया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आप इफ को भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं हम चाहें तो इफ के साथ वो कर लें, हम चाहें तो स्विच के साथ कर लें, तो ये हमारी अपनी मर्जी होती है। लेकिन जो रेंज होती है, रेंज को आपने इफ स्टेटमेंट के थ्रू ही डील करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है आपको थोड़ा सा स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जो वो समझाने के लिए कि हमने नंबर ऑफ डेज एंटर करने हैं। मैंने एक इंटीजर टाइप का डे का वेरिएबल ले लिया और एक मैसेज जो वो यूजर के लिए जो वो यहाँ पर रखा है कि एंटर नंबर ऑफ डेज 1 to 7। तो ये यूजर को एक मैसेज जो हो जाएगा और सी इनके बाद जो हमने डे में जो वो वैल्यू इनपुट करनी है। अब चूंकि डे में वैल्यू इनपुट करनी है तो जो स्विच स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपने स्विच कीवर्ड लिखना है। स्विच जो है वो बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड है। जिस तरह से इफ एक कीवर्ड है, एल्स एक कीवर्ड था, वैसे ही स्विच भी एक कीवर्ड है। तो आपने इसकी पैरेंथेसिस में अपना एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन से मुराद आपका वो वेरिएबल है जिस पर आपने वैल्यू इनपुट की है। अगर आपने किसी नंबर के अंदर वैल्यू इनपुट की है और उस नंबर पे आपने डिसीजन लेना है तो वो नंबर आप यहाँ पर लिख दें। बहरहाल उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू को आपने जज करना है उसको आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है। और फिर उसके बाद
केस भी कीवर्ड है। अब ये जो 1 लिखा है ये बेसिकली 1 इस डे की वैल्यू लिखी गई है यहाँ पर, कि अगर यूजर इस डे में, क्योंकि आपने 1 to 7 तक वैल्यूज एंटर करनी है ना, तो केस 1 का मतलब ये है कि अगर आप डे के वेरिएबल के अंदर 1 इनपुट करते हैं, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए इसके गेट इन्वर्टेड कॉमास जो वो नहीं लगाए गए। अगर आप 1 एंटर करते हैं तो यूजर को क्या मैसेज चला जाए, फ्राइडे का, और उसके बाद जो ब्रेक है ये भी कीवर्ड है। ये इस केस से बाहर निकलने के लिए कि अगर ये केस एग्जीक्यूट हो जाए तो फिर जो कर्सर है वो यहां से जंप करेगा और ये जो केस स्ट्रक्चर है इसकी ब्रैकेट के बाहर जो वो यहां से एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए एफिशिएंट बनाने के लिए हम ब्रेक का वर्ड जो वो यूज करते हैं कि जो ही ये वाला केस जो वो एग्जीक्यूट हो, यहां से जो वो एग्जिट करने के लिए ब्रेक का वर्ड जो वो यूज कर लिया जाता है। फिर उसके बाद केस 2 यानी डे की वैल्यू अगर आप 2 इनपुट करते हैं तो फिर क्या मैसेज चला जाए, यूजर को सैटरडे जो वो प्रिंट आउट हो जाए। फिर उसके बाद ब्रेक हमने यूज किया है। फिर उसके बाद अगर डे की वैल्यू 3 आप इनपुट करते हैं तो केस 3 के अंदर जो इसको डील किया गया है कि संडे जो अपीयर हो, और इसी तरह से बाकी जितने भी डेज थे वो सारे जो वो यहाँ पर एंटर कर दिए गए। जिस तरह से इफ के अंदर एल्स का हमारे पास कीवर्ड था, वैसे ही केस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफॉल्ट का जो है वो कीवर्ड है कि अगर ये तमाम केसेस रन नहीं होते तो फिर ये जो डिफॉल्ट का केस है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप 1 to 7 तक ये सारी वैल्यूज जो उसको नहीं मिलती तो फिर ये जो डिफॉल्ट है वो क्या करता है कि अगर आप 0 आपने इनपुट कर दिया तो उसको ये केसेस जो 0 वाले केस कोई नहीं मिले तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपने 8 एंटर कर दिया या 8 से ऑनवर्ड कोई भी वैल्यू इनपुट कर दी, क्योंकि हमने 1 to 7 तक केसेस यहाँ पर जो वो हैंडल किए और इसके अलावा कोई और केस जो हमने हैंडल किया तो वो अदर देन दीज 7 केसेस आप कोई भी अगर वैल्यू वहां पर इनपुट करते हैं तो वो डिफॉल्ट के अंदर जो वो चली जाएगी। तो डिफॉल्ट में फिर वो हमें मैसेज दे देगा इनवैलिड नंबर ऑफ डे। तो इस तरह से ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये हमने जो स्टार्ट की थी केस की ये वाली, ये उसको बंद किया गया है। और मैं अब इसको जो वो रन करता हूँ और रन करने के बाद ये देखें मैंने यहाँ पर 4 इनपुट किया है, तो आपको पता है कि 4 के अगेंस्ट क्या नजर आना है, मंडे नजर आना है। लिहाजा डे के अंदर जो 4 है और उसने हमें ये यहाँ पर मंडे रिटर्न कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आप वैल्यू इनपुट करेंगे केस स्ट्रक्चर उस वैल्यू को देखेगा कि ये वैल्यू इनपुट की गई है और ये वैल्यू कौन से केस के अंदर लिखी गई है। जिस केस के अंदर भी लिखी जाएगी उसका केस जो हो उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी, बाकी केसेस को जो वो इग्नोर कर दिया जाएगा। लिहाजा अब ये जो हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म थी, न्यूमेरिक फॉर्म में देखेंगे केस के अंदर ये जो 1 2 3 मैंने लिखा हुआ है ये बेसिकली इसके गिर्द किसी किस्म के कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाए गए, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू का जब केस आपने यहाँ पर हैंडल करना है तो बगैर सिंगल कोट्स के आपने यहाँ पर वैल्यू लिखनी है और ओनली जो आपने यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू जो यहाँ पर लिख देनी है और उस वैल्यू को जो ट्रीट कर लिया जाएगा। दूसरी जो हमारे पास फॉर्म है वो स्विच स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपने यहाँ पर कोई करैक्टर टाइप वैल्यू जो वो इनपुट करनी है तो उसको किस तरह से आपने डील करना है। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए था ना, तो करैक्टर टाइप वैल्यू को आपने किस तरह से डील करना है उसके लिए भी मैंने ये एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है। इस प्रोग्राम में ये है कि आप एक नंबर इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद आप ऑपरेटर जो है इनपुट करेंगे और फिर उसके बाद आप दूसरा नंबर इनपुट करेंगे। यानी आपने पहली वैल्यू एंटर करनी है, फिर उसके बाद आपने जो वो इन ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर इनपुट करना है और फिर उसके बाद आपने दूसरा नंबर एंटर करना है। तो इस ऑपरेटर की मदद से इसको जज किया जाएगा कि यूजर ने कौन सा ऑपरेटर जो वो एंटर किया है, प्लस एंटर किया है, माइनस किया है, मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है। तो इन पर जज करके आपको दिखाया जाएगा। अब ये देखें कि ये जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली सिंपल करैक्टर्स हैं, ये करैक्टर टाइप के हमारे वेरिएबल्स हैं। यही वजह है कि यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए ए और बी जिसके अंदर हमने ये वैल्यूज इनपुट करनी है, और तीसरा ये जो OP है ऑपरेटर बेसिकली ये करैक्टर टाइप का वेरिएबल है।
तो अब ये तीनों जब वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी तो डिसीजन जो होना है वो ऑपरेटर के वेरिएबल के अंदर होना है कि यूजर ने प्लस जो वो एंटर किया, माइनस किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया। तो देखिए स्विच के अंदर हमने यहां पर क्या लिखा है, ओपी लिखा है। स्विच में जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो सिंपली वेरिएबल का नाम आपने यहां पर एंटर कर देना है, जिस तरह के मैंने यहां पर ये डे के वेरिएबल का नाम इनपुट किया था। तो वैसे ही आपने यहां पर, अब चूंकि हमने ऑपरेटर के वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहां पर ऑपरेटर के वेरिएबल का नाम लिखेंगे, केस प्लस। अब देखिए चूंकि ऑपरेटर का जो वेरिएबल था वो एक करैक्टर टाइप वेरिएबल था, इसलिए हमने यहां पर इस प्लस के गेट क्या लगाए हैं, सिंगल कोट्स लगाए हैं। तो ये डिफरेंस आपको बताना था कि जब आपने न्यूमेरिक वैल्यू पर डिसीजन लेना है स्विच के केस में तो देखिए यहां पर कोई सिंगल कोट्स नहीं लगाए गए, लेकिन जब करैक्टर वैल्यू पे आपने डिसीजन लेना है तो फिर आपने इस वैल्यू के गेट सिंगल कोट्स लगाने हैं। यानी जो सिंपल असाइनमेंट के रूल्स थे, जब हम अपने किसी न्यूमेरिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करते थे तो हम बगैर इन्वर्टेड कॉमास के करते थे, लेकिन जब करैक्टर टाइप वैल्यू जब हम कोई भी जो वो वेरिएबल के अंदर जो वो असाइन करते थे तो हम उसके गेट सिंगल कोट लगा देते थे। तो वैसे ही अगर ओपी के अंदर प्लस है, केस प्लस, यानी कि प्लस को हमने डील करना है, माइनस को, मल्टीप्लाई को, डिवाइड को। इसके अलावा जो भी आप ओपी के अंदर करैक्टर लिखेंगे वो डिफॉल्ट के अंदर चला जाएगा। तो अब अगर प्लस आपने यहां पर जो लिखा है तो क्या आपको जो रिजल्ट मिलेगा, देखिए सी आउट में लिखा गया है रिजल्ट, और यहां पर प्योर एक्सप्रेशन जो यहां पर कॉल जो कर लिया गया है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों की वैल्यूज को ऐड करके तो यहां पर रिजल्ट शो करवा दिया जाए। फिर उसके बाद ब्रेक हो गई, फिर उसके बाद माइनस को जो हमने हैंडल किया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को हैंडल किया है, और फिर उसके बाद डिवाइड को हैंडल किया। अब डिवाइड में थोड़ा सा इशू ये है कि हो सकता है कि ए और बी, देखें ए और बी दोनों जो जीरो हो सकते हैं या इनमें से कोई एक जीरो भी हो सकता है, तो इन एक्सप्रेशंस के अंदर किसी किस्म का कोई जो प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब हम किसी वैल्यू को जीरो पे डिवाइड करते हैं तो फिर जो वो प्रॉब्लम आता है। लिहाजा हमने यहाँ पर इस चीज को हैंडल करना है कि अगर तो बी की वैल्यू जीरो है तो फिर हमें मैसेज मिल जाए डिवीजन बाय जीरो पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज फिर क्या करो कि फिर रिजल्ट जो जनरेट कर दो और ए को बी पे डिवाइड कर दो। तो देखें यहां पर ये हमने इक्वल ऑपरेटर जो यहां पर लगाया है, कंडीशन लगाई है कि अगर बी की वैल्यू जीरो के बराबर है तो फिर ये मैसेज दे दो, अगर नहीं है जीरो के बराबर तो फिर एल्स में जो हमारा रिजल्ट था वो जनरेट कर दो। फिर उसके बाद ब्रेक का वर्ड जो यूज किया गया और डिफॉल्ट में ये लिखा गया कि इनवैलिड ऑपरेटर। तो देखिए मैं इसको जो एग्जीक्यूट करता हूं ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम क्या कर रहा है। मैंने यहां पर जो फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया, उसके बाद मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद मैं कहता हूं 2, ये हमारा सेकंड वेरिएबल हो गया। सो रिजल्ट में क्या आ गया 10, यानी 2 5 से मल्टीप्लाई हुआ। ये केस मल्टीप्लाई का जो ये ट्रू हुआ, और ट्रू होने के बाद उसने a मल्टीप्लाइड बाई b कर दिया और हमें रिजल्ट शो करवा दिया। इसी तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं डिवाइड में, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर 5 एंटर किया है और मैं कहता हूं कि डिवाइड करना है, और b की वैल्यू में यहां पर 0 एंटर कर देता हूं, तो वो मुझे क्या मैसेज देता है कि डिवीजन बाय 0। यानी चूंकि b की वैल्यू 0 हो गई तो उसने ये मैसेज दिया और यहां से जो वो जंप करके तो वो यहां से एग्जिट हो गया। अगेन हम एक और जो वो अटेम्प्ट करते हैं जिसमें के डिवाइड, और मैं यहां पर 0 के बजाय 2 एंटर किया है। तो देखें चूंकि b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं थी, इसे एल्स में उसने हमें ये जो रिजल्ट था वो हमें जो रिटर्न कर दिया कि जवाब 5। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। लॉजिक जब आप बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने की, तो वो डेफिनेटली जो है वो आपकी अपनी होती है। आपने खुद से जो डिसाइड करना है कि आप इस स्टेटमेंट को यूज करेंगे या आप स्विच स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। लेकिन ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि जहां पर हमारे पास रेंज होगी
वहां पर हम इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे जहां पर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू पर डिसाइड किया जाना है, वहां पर हम स्विच स्ट्रक्चर को यूज कर लेते हैं। आप इफ को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे ये है कि आप वहां पर स्विच स्ट्रक्चर को यूज कर लें। तो इसके साथ ही जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रोग्राम था, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर का चैप्टर था, वो कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा शुरू होता है रिवीजन में, वो हमारे पास लूप्स का चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, लूप्स क्या होते हैं? ये बेसिकली रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है जहां पर हमारी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट किया जाता है। उसको रेपिटेटिव या आइटरेटिव स्ट्रक्चर का नाम या लूपिंग स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो मैंने आपको 3 तरह के लूप्स पढ़ाए थे। एक मैंने वाइल लूप पढ़ाया था, एक डू वाइल लूप पढ़ाया था और एक मैंने फॉर लूप पढ़ाया था। अभी जस्ट उसकी थोड़ी सी मैंने प्रोग्राम में प्रैक्टिस आपको करके दिखानी है कि आप लूप को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिकली जो हमारे पास लूप होता है, लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो इनिशियलाइजेशन का होता है, दूसरा हिस्सा जो है वो कंडीशन का होता है, और तीसरा हिस्सा जो है उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का होता है। तो ये तीनों चीजें जो है आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मेंशन करनी होती हैं। अगर आप इनको मेंशन नहीं करते हैं तो फिर हमारा जो लूप है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होता। तो सबसे पहले हम जो वाइल लूप को करते हैं। मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम जो यहाँ पर बना लेता हूँ, जो कि जो कोई भी स्ट्रिंग जो नंबर ऑफ टाइम्स जो प्रिंट आउट करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास लूप के 3 हिस्से होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक सी के नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और सी के अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 1। यानी ये हमारी इनिशियलाइजेशन है, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है। आप इस तरह भी कर सकते हैं और आप इसको यहां पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद वाइल, बेसिकली कंडीशन के अंदर जो ये कीवर्ड है वाइल लूप है। वाइल लूप ये कहता है कि जब तक कंडीशन जो हो ट्रू रहती है तब तक लूप जो हो चलता रहेगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर कंडीशन जो दी है वो कंडीशन ये दी है कि वाइल c इज लेस देन आर इक्वल टू 5, जब तक c की वैल्यू 5 से लेस रहती है। तो क्या किया जाए, आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस लगानी है और आपने यहाँ पर उसको बताना है कि जब तक c की वैल्यू 5 से छोटी रहेगी तब तक क्या काम किया जाए। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान प्रिंट आउट कर दिया जाए, और उसके बाद आपको मैंने लूप के 3 हिस्से बताए। एक तो इनिशियलाइजेशन है, दूसरी मैंने कंडीशन आपको बताई है कि लूप यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, यानी सी की वैल्यू 1 से शुरू होगी और जब तक सी की वैल्यू 5 से छोटी रहती है तब तक ये लूप जो वो एग्जीक्यूट होगा। तो आपने यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना है कि सी की ये वैल्यू जो 1 आपने यहाँ पर इनिशियलाइज की है 1 से लेकर 5 तक किस तरह से जाएगा। यकीनन वो 1 से लेकर 5 तक ऐड करता हुआ जाएगा, वो प्लस करता हुआ जाएगा कि पहले सी की वैल्यू 1 थी, फिर 2 कर दी जाएगी, फिर उसके बाद 3 कर दी जाएगी, फिर 4 कर दी जाएगी, फिर 5 कर दी जाएगी। तो ये 5 जब सी की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5th टाइम इसको एग्जीक्यूट करने के बाद सी की वैल्यू जो ही 6 होगी तो 6 वाली ये जो कंडीशन है फिर ये फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये लूप जो है एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो देखें, अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे 5 टाइम यहाँ पर ये जो पाकिस्तान है ये प्रिंट आउट हुआ यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये 5 टाइम जो वो पाकिस्तान यहाँ पर प्रिंट आउट हुआ हमें मिल गया है। चूंकि पहली दफा सी की वैल्यू 1 थी तो 1 टाइम जो वो पाकिस्तान प्रिंट आउट हुआ, उसके बाद सी की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी गई। एक्चुअली होता यूं है कि लूप जब हम यहाँ पर कंडीशन में बताते हैं तो कंट्रोल जब यहाँ पर इस लूप के अंदर एंटर होता है तो लूप तभी जो इस बॉडी के अंदर एंटर होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो देखिए, इनिशियलाइजेशन हमने सी को 1 से किया है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी 1 जो 5 से लेस है, इसका मतलब कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इसके अंदर एंटर हो जाएगा।
और पहली दफा यहाँ पर पाकिस्तान जो प्रिंट आउट होगा। उसके बाद सी की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी जाएगी, 1 से सी की वैल्यू 2 होगी। आपको पता है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। जब सी की वैल्यू 2 होती है तो लूप यहां से, कंट्रोल यहां से बाहर जाने से पहले इस कंडीशन पे वापस आता है और वापस आके यहां पर ये कंडीशन चेक करता है कि क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो गई है। तो यहां पर सी की वैल्यू चूंकि 2 हो गई तो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, लिहाजा ये कंडीशन स्टिल जो वो ट्रू है। 2 जो वो 5 से छोटा है तो कंट्रोल अगेन यहां पर इन होगा और इन होने के बाद ये पाकिस्तान दूसरी लाइन पे आपको यहां पर मिलेगा और फिर उसके बाद सी की वैल्यू अगेन इंक्रीज की जाएगी तो सी की वैल्यू 2 से 3 कर दी जाएगी। 3 के बाद दोबारा कंट्रोल यहां पर एंटर होगा, सो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, स्टिल कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये पाकिस्तान थर्ड टाइम प्रिंट आउट होगा, फिर सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 होने के बाद दोबारा कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है तो फोर्थ टाइम आपको पाकिस्तान यहां पर मिलेगा और उसके बाद सी की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 होने के बाद यहां पर दोबारा कंडीशन मैच की जाएगी। अब 5 से लेस नहीं लेकिन 5 के इक्वल तो है तो कंडीशन ट्रू हो गई। सो पाकिस्तान जो फिफ्थ टाइम यहां पर प्रिंट आउट होगा और उसके बाद सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब 6 जब होगी तो ये कंट्रोल जो हो यहां पर जब कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा कि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो ये कहेगा कि अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो कंट्रोल यहां से एल्स से निकलेगा और यहां पर जब वो आ जाएगा और इधर आके बकिया जो स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है, अगर मैं यहां पर कोई स्टेटमेंट ऐसी दे देता हूं लाइक जैसे मैं कहता हूं सी आउट के अंदर हमें ये लाइन जो हो मिल जाए और इसमें लिखा हो एंड ऑफ लूप, तो ये कब जो एग्जीक्यूट होगी, ये 5 टाइम ये एग्जीक्यूट होने के बाद फिर ये जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये देखें दोबारा मैं इसको जो वो एग्जीक्यूट करता हूं तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इसका रिजल्ट ये जो मिल रहा है, ये देखें ये 5th टाइम जो हो एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपको ये लूप जो हो, ये एंड ऑफ लूप जो हो नजर आ रहा है। अगर मैं यही स्टेटमेंट यहां पर लिखने की बजाय मैं यहां पर लिख देता हूं तो ईच टाइम हर दफा पाकिस्तान प्रिंट आउट होना है और हर दफा ये एंड ऑफ लूप भी प्रिंट आउट होना है, यानी ये टोटल जितनी दफा लूप चलेगा उतनी दफा मुझे ये लाइनें यहां पर लिखी हुई मिलेंगी। लिहाजा ये देखें पाकिस्तान एंड ऑफ लूप, उसके बाद सी की वैल्यू इंक्रीज हुई, फिर यहां पर आया सी की वैल्यू 2 हो गई, फिर कंडीशन ट्रू हुई, फिर उसने पाकिस्तान प्रिंट आउट करवाया अगला और फिर एंड ऑफ लूप उसने प्रिंट आउट करवा दिया, फिर उसके बाद तो आपने जो स्टेटमेंट यहां पर लिखनी है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होनी है। अगर आप किसी स्टेटमेंट को लूप के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि वो स्टेटमेंट आप ये लूप की कर्ली ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे, फिर वो लूप के बाद जो एग्जीक्यूट होगी। वरना अगर आपने इस तरह की स्टेटमेंट को लूप की बॉडी के अंदर लिख दी तो जितनी दफा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी उतनी दफा वो जो लूप की बॉडी जो है वो साथ साथ एग्जीक्यूट होती जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि आपको ये पता तो चल गया कि सी की वैल्यू 1 by 1 इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहां पर सी की वैल्यू प्रिंट आउट करवाना चाहूं तो मैं वो भी प्रिंट आउट करवा सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि सी की वैल्यू जो हो पहले यहां पर प्रिंट आउट हो और उसके बाद जो हो ये पाकिस्तान प्रिंट आउट हो और उसके बाद जब मैं यहाँ पर एंड लाइन की जो स्टेटमेंट है वो यूज कर लेता हूँ। अब देखिए ईच टाइम पहले सी की वैल्यू प्रिंट आउट होगी और उसके बाद पाकिस्तान प्रिंट आउट होगा, तो आपको सी की वैल्यू 1 to 5 टाइम जो यहाँ पर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर मिलेगी। ईच टाइम जब भी पाकिस्तान जो एग्जीक्यूट होगा तो सी की वैल्यू जो आपको साथ में जो ये देखें पहली दफा सी की वैल्यू 1 हुई पाकिस्तान, फिर 2 हुई पाकिस्तान, फिर 3 हुई पाकिस्तान, 4 और 5 और उसके बाद जो है एंड हो। तो इससे पता ये चला कि अगर आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम और आप जो कोई किसी खास जो रेंज के अंदर वैल्यूज भी जनरेट करना चाहते हैं तो भी हम व्हाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये हो गया कि रेपिटेशन करता है और दूसरा ये एक सीक्वेंस के अंदर वैल्यूज को जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि ये जो C++ है
इसका मतलब यही होता है c इक्वल टू c प्लस 1। तो आप इसको यूज कर लें या आप c प्लस प्लस को यूज कर लें, आपका रिजल्ट सेम ही आना है। इन दोनों स्टेटमेंट्स का जो रिजल्ट है वो सेम आता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही यही है। हाँ, अगर ये है कि आप अगर ये कर देते हैं तो अब इसका मतलब ये है कि ईच टाइम c की वैल्यू के अंदर 1 ऐड करने की बजाय क्या ऐड किया जाएगा, 2 ऐड किया जाएगा। तो पहली दफा c की वैल्यू 1 होगी, 1 के अंदर 2 ऐड किया c की वैल्यू 3 हो जाएगी, और 3 के अंदर फिर 2 ऐड किया तो c की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो 1 3 5 आपको 3 टाइम जो है ये रिजल्ट जो है यहाँ पर मिलेगा। तो अब ये हम पे जो डिपेंड करता है कि हम अपने जो लूप है उसको कितनी दफा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम जो वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो आप जो वो यहाँ पर उसको इंक्रीमेंट उस लिहाज से जो वो दे सकते हैं कि आया कि वो 1 का इंक्रीमेंट करेगा या ये 2 का इंक्रीमेंट करेगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं यहाँ पर 1 की बजाय 10 कर देता हूँ तो ये लूप जो है 10 टाइम जो वो एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि कंडीशन में मैंने 10 बता दिया तो 10 टाइम ये देखें ये एग्जीक्यूट हो गया। अगर आप 50 बता देते हैं तो ये 50 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो आप कंडीशन में वैल्यू मेंशन करेंगे वहां तक जो वो उसने जाना है, और आपने उसको बताना है कि ये इंक्रीमेंट करते हुए जाएगा या डिक्रीमेंट करते हुए जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि मैंने यहां पर किसी किस्म की कोई ये जो स्ट्रिंग है वो नहीं लिखनी, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग जो हो हमारी प्रिंट आउट हो, और ये लूप के जो वो स्टार्ट होने से पहले यहां पर जो वो एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूं, काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, और उसके बाद इसकी काउंटिंग जो हो मैं कहता हूं स्टार्ट हो जाए। तो लूप से पहले मैंने ये लाइन लिखी, सो ये 1 टाइम जो ये लाइन प्रिंट आउट होगी। उसके बाद ये लूप का स्ट्रक्चर आ गया। अब इस लूप में क्या करना है, इसने काउंटिंग करनी है। c की वैल्यू 1 by 1 जो इंक्रीज करेगा 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद यहां पर लिख देगा एंड ऑफ लूप की बजाय मैं यहां पर लिख देता हूं एंड ऑफ काउंटिंग। अब ये देखें जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये किस तरह से जो आ रहा है, ये देखें काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10, ये 1 टाइम है। 1 टाइम उसने लिखा ना, क्योंकि लूप से बाहर हमने ये स्टेटमेंट लिखी। लूप के अंदर जो सी आउट है ये वाली सी की वैल्यू ये 1 2 3 4 अप टू 10 तक जो वो काउंटिंग कर ली। उसके बाद ये लूप एंड हो गया और उसके बाद ये स्टेटमेंट जो वो आ गई एंड ऑफ काउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको मैं ये डिफरेंस बताना चाह रहा था कि लूप की बॉडी के अंदर अगर आप सी आउट की स्टेटमेंट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनी दफा आपने लूप को एग्जीक्यूट करना है उतनी दफा वो लाइन जो वो आपको प्रिंट हुई मिलेगी। लेकिन वो स्टेटमेंट्स जो आप लूप की बॉडी से पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं तो वो ओनली 1 टाइम जो वो एग्जीक्यूट होती हैं। वो उतनी बार जो वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी जितना कि आपने लूप के अंदर कंडीशन मेंशन की हुई है। इसी तरह से देखें, अगर मैं बैक काउंटिंग करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये 10 to 1 टाइम जो वो काउंटिंग हो, तो मुझे यहाँ पर जो कंडीशन है वो सारी चेंज करनी पड़ेगी। यानी मैंने इनिशियलाइजेशन जो वो उसको बता दी है ये 10 से शुरू होगी और कब तक जाएगी, c की वैल्यू जब तक 1 से बड़ी है। इसका मतलब है कि 10 के बाद यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो बता दूंगा c इक्वल टू c -1 कर दूंगा, या c माइनस माइनस जो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये दोनों जो एक दूसरे के अल्टरनेट है। तो अब ये देखिए ये काउंटिंग बैक काउंटिंग जो वो होगी 10 से इसकी इनिशियलाइजेशन होगी, और मैंने कंडीशन बताया कि जब तक c की वैल्यू 1 से बड़ी रहती है तो क्या करो, पहले c की वैल्यू प्रिंट आउट करवाओ, उसके बाद c की वैल्यू में से 1 माइनस कर दो। अब c की इनिशियलाइजेशन जो हो हमने 10 से की है तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 में से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 8। और जब तक ये 1 से ग्रेटर रहता है या 1 के बराबर रहता है तब तक ये काउंटिंग होती रहेगी। जो ही ये 1 - 1 यानी c की वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने के बाद ये लूप है ये एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर मैसेज भी देना है कि ये आप 10 to 1 जो बैक काउंटिंग जो वो परफॉर्म होगी, ना कि 1 to 10 काउंटिंग होगी।
लिहाजा आपने यहाँ पर आउटपुट मैसेज में खुद से जो वो चीजें मेंशन करनी है, जो जैसा आपने लूप लगाया है वैसा जो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद काउंटिंग का मैंने आपको बता दिया। देखें अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो फिर देखें फिर कैसी काउंटिंग होगी, फिर वो 2 के डिफरेंस के साथ जो वो आपको काउंट करके दिखाएगा। ये देखें 10 के बाद 10 में से 2 माइनस कर दिया उसने तो 8 हो गया। अब 8 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर उसने 8 की वैल्यू फाइंड आउट करवाई और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 हो गया। फिर 6 जो वो कंडीशन के अंदर मेंशन किया गया है, 6 अगर 1 से ग्रेटर है, ट्रू है, तो फिर 6 को भी जो फाइंड आउट कराया और 6 में से 2 माइनस करके 4 हो गया। फिर 4 जो 1 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, 4 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हुई तो 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया। अब 2 जब जो यहाँ कंपेयर हुआ तो 1 से ग्रेटर है, 2 की वैल्यू फाइंड आउट हुई, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये यहाँ पर कंडीशन जो वो फॉल्स होगी कि 0 जो 1 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ से जंप किया उसने और एंड ऑफ काउंटिंग जो यहाँ पर शो करवा दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अगर यहाँ पर इवन नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं, आप ऑड नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि इवन नंबर्स, आपको पता है कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो 2 रख लेता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू 20 और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं 2 ऐड कर देता हूँ, यानी पहली वैल्यू 2 होगी, सी की वैल्यू 2 से मैंने स्टार्ट की है और जब तक सी की वैल्यू 20 तक नहीं जाती क्या करो, सी की वैल्यू को प्रिंट आउट करवाओ और सी की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 2 ऐड कर दो। तो 2 में 2 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 ऐड होगा तो 6 हो जाएगा और इस तरह से हमें ये जो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 इस तरह से। और इसी तरह से अगर आप ऑड नंबर्स को जनरेट करना चाहते हैं, आप ऑड नंबर्स को भी जनरेट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। आप यहाँ पर 2 की बजाय 1 के साथ उसको इनिशियलाइज कर दें तो देखें 1 से लेकर 1 में जब 2 ऐड होगा तो 3 आ जाएगा, 3 के अंदर 2 ऐड होगा तो 5 आ जाएगा और इस तरह से जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे के सारे जनरेट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा मैंने आपको जो लूप था वो मैंने जो आपको काउंटिंग के लिहाज से, और मैंने आपको अगर आप किसी स्ट्रिंग को नंबर ऑफ टाइम जो प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको जो यहाँ पर मेंशन किया है। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ जो कि एक टेबल जो वो जनरेट करेगा। फर्दर ये कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपने लूप को यूज़ करना है। मैं ये चाहता हूँ कि एक नंबर जो वो एंटर किया जाए और उस नंबर का टेबल जो वो जनरेट कर दिया जाए। सी में मैंने लिखा नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ टेबल ऑफ, ये वैसे का वैसे ही आएगा और उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो नंबर है वो यहाँ पर जो लिख दिया जाए। टेबल ऑफ जो नंबर आपने यहाँ पर इनपुट करते हैं वो नंबर जो यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद फिर उस टेबल का, उस नंबर का टेबल जो वो हमारे पास जनरेट कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये 20 तक जो 20 लाइंस का जो है ये टेबल जनरेट किया जाएगा। तो सिंपल ये देखें कि आपने यहाँ पर क्या करना है कि पहले तो जो वो नंबर की वैल्यू जो वो प्रिंट आउट करनी है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई का साइन जो वो लगाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करने के बाद फिर अगेन आप इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद सी की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं नंबर से और यहां पर आप 1 बता दें।
मैंने यहाँ पर लिखते एंड ऑफ टेबल। तो अब ये देखें कि ये लूप चलना है, 1 से शुरू होगा, 20 तक जाएगा। जो नंबर हमने इनपुट किया है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करता हूँ तो ये नंबर की बजाय क्या आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट में 2 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन यानी x का साइन वैसे का वैसे ही आएगा। पहली दफा c की वैल्यू 1 होगी, 1 के बाद जो ये इंक्रीज कर दी जाएगी तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। इक्वल वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा गया। तो ईच टाइम जो भी c की वैल्यू होगी वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके तो यहाँ पर हमें रिजल्ट शो करवाया जाएगा। तो इस तरह से एक टेबल जो जनरेट कर दिया जाएगा। जो टेबल जो कि हमने यहाँ पर जो नंबर हमने लिखा, मिसाल के तौर पे मैंने अगर 2 यहाँ पर लिखा है तो ये देखिए ये 2 का टेबल जो है यहाँ पर जनरेट कर दिया गया। टेबल ऑफ, ये वाली लाइन है, टेबल ऑफ नंबर की बजाय जो यहाँ पर 2 आ गया क्योंकि नंबर के अंदर मैंने 2 इनपुट किया था। उसके बाद पहली लाइन ये प्रिंट आउट हुई है, नंबर की जगह पर 2 आया। 2 आने के बाद x वैसे का वैसे ही आ गया। पहली दफा c की वैल्यू 1 थी क्योंकि 1 से इनिशियलाइज किया, 1 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हुई तो c की वैल्यू 1 प्रिंट आउट करवाई गई। फिर इक्वल वैसे के वैसे ही आ गया और 1 मल्टीप्लाई 2 यानी ये जो c की वैल्यू 1 थी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर 2 आ गया। उसके बाद लाइन एंड हो गई और न्यू लाइन पे c की वैल्यू 1 इंक्रीज कर दी गई, c की वैल्यू 1 से 2 हो गई। तो 2 20 से लेस है, लिहाजा फिर जो यहाँ पर ये आपको सेकंड लाइन नजर आ रही और ये 20 तक जो है आपका टेबल जनरेट हो जाता है। लिहाजा अब ये जो भी नंबर आप यहाँ पर इनपुट करते हैं उसी नंबर का जो टेबल है वो यहाँ पर जनरेट कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स जी थोड़ी सी मैंने आपको लूप की वर्किंग जो समझाने की कोशिश की है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम तो नहीं बना सकता, लेकिन आप इसकी जो प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप इसके अंदर जो एक्सपर्ट होते जाएंगे। उसके बाद हम डू वाइल की तरफ आते हैं। डू वाइल को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। जो डू वाइल लूप है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आपने करना है कि आपने वाइल की जो कंडीशन है वो यहाँ से आपने जो खत्म कर देनी है और ये जो आपकी ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, यहाँ पर आपने वाइल लूप की कंडीशन बतानी है और कंडीशन बताने के बाद आपने यहाँ पर सेमीकोलन लाजमी लगाना है। इसके बगैर जो लूप है वो आपका कंप्लीट नहीं होगा। बेसिकली वाइल लूप में और डू वाइल में फर्क ही यही है कि जो वाइल लूप है उसको उसकी जो कंडीशन है वो लूप की बॉडी के स्टार्ट पे दी जाती है, जबकि जो वाइल डू वाइल है उसमें जो कंडीशन होती है वो लूप की बॉडी के बाद मेंशन की जाती है। तो अब ये देखें, मैं अपने इस प्रोग्राम को जो रन करूंगा तो फिलहाल यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोग्राम वैसे ही रन होगा जैसे कि जो वाइल लूप के साथ एग्जीक्यूट होता था। बेसिकली ये हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम कोई प्रोग्राम वाइल लूप से करना चाहते हैं या हम डू वाइल के साथ करना चाहते हैं। डिफरेंस कहां पर आता है स्टूडेंट्स? डिफरेंस वहां पर आता है कि फॉर एग्जांपल वाइल लूप में आपने जो यहां पर प्रोग्राम बनाया, आप अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर जो लूप की बॉडी है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसमें अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो वन टाइम जो वो लूप लाजमी एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल देखें, यहां पर मैं सी की इनिशियलाइजेशन कर देता हूं 21 से और देखें यहां कंडीशन क्या है कि सी इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी ये लूप तब चलेगा जब सी की वैल्यू 20 से लेस होगी, जबकि सी की वैल्यू क्या है वो 21 है। 21 जो वो 20 से लेस नहीं है। तो देखें ये जो लूप है ये वन टाइम फिर भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि कंडीशन लूप के बाद है। मैं अगर यहाँ पर 3 लिखता हूं तो ये देखें 3 21 are 66, उसने एक लाइन एग्जीक्यूट की है। फिर उसके बाद उसने ये चेक किया तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन जो वाइल लूप है
उसमें चूंकि हमने यहां पर कंडीशन टॉप पे मेंशन की हुई होती है, यानी यहां पर अगर मैं मेंशन कर देता हूं डू की बजाय यहां पर व्हाइल लूप मेंशन कर देता हूं, तो अब अगर मैं ये प्रोग्राम रन करूंगा तो ये हमारा प्रोग्राम यहां पर रन नहीं होगा। इसकी लूप की जो बॉडी है मैं यहां पर अगर मेंशन करता हूं तो देखिए टेबल ऑफ 3, तो टेबल ऑफ 3 के अंदर मुझे कोई भी यहां पर लाइन जो वो लिखी हुई नजर नहीं आई, लेकिन डू व्हाइल के अंदर हमें यहां पर एक लाइन लिखी हुई नजर आई थी, यानी उसने पहले लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर उसने यहां पर आके कंडीशन चेक की तो कंडीशन फॉल्स थी, तो फर्दर जो वो फिर लूप जो एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। तो इस तरह से जो डू व्हाइल लूप है उसमें यूं होता है कि अगर कंडीशन जो वो वन टाइम अगर फॉल्स भी हो तो भी हमारी लूप की बॉडी डेफिनेटली एग्जीक्यूट होती है वन टाइम, जबकि व्हाइल लूप के अंदर अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एक बार भी लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। फिर व्हाइल लूप के बाद जो थर्ड हमारे पास लूप आ जाता है वो है फॉर लूप। फॉर लूप बड़ा सिंपल सा जो लूप है, जिस तरह से व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप के अंदर हमने पहले इनिशियलाइजेशन की है, फिर कंडीशन उसको पास किया और फिर हमने इंक्रीमेंट दिया है उसको, तो फॉर लूप के अंदर ये सारी चीजें एट वंस ही मेंशन करती जाती हैं। यानी जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है वो हमें यहां पर इस तरह से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे फॉर, उसको इनिशियलाइजेशन बताएंगे, फिर उसके बाद आप उसको कंडीशन बताएंगे इक्वल टू 1, सी इज लेस देन और इक्वल टू 10 बता देता हूं और सी प्लस प्लस बता देता हूं। इनिशियलाइजेशन यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम यहाँ पर इंटीजर सी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल एक लाइन के अंदर ये सारे का सारा जो फॉर लूप है ये मेंशन हो जाता है। यहीं पर इनिशियलाइजेशन करनी है, यहीं पर कंडीशन देनी है और यहीं पर आपने उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट बताना है। तो सबसे सिंपलेस्ट लूप है, व्हाइल लूप की तरह जो वो इसको जो वो पार्ट्स के अंदर जो वो आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक लाइन में इकट्ठा एट वंस जो आप ये सारी चीज़ें जो मेंशन कर देते हैं। तो इसी वजह से ये जो फॉर लूप है बेसिकली इसको काउंटर लूप का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इसको जो वो एग्जीक्यूट करें तो हमारा लूप जो वो एग्जीक्यूट होगा। स्टूडेंट्स, जो लूप के हवाले से जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी लॉजिक जो आपने खुद बनानी होती है। आप कौन सा लूप यूज़ करते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है, इसमें कोई जो वो मेंशन नहीं होता कि आपने फलां लूप के साथ करना है। जो लूप आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आता है, आप उस या जिस लूप की वर्किंग जो उस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरह से बन सकती है उस लूप को आप यूज़ करेंगे। अगर वो डू वाइल के साथ बन सकती है तो उसको यूज़ कर लें, अगर वाइल के साथ बन सकती है या फॉर के साथ बन सकती है तो आप उसको जो वो इस्तेमाल कर लें। जो लूप का मकसद है वो रेपिटेशन ही है, तीनों लूप्स ने रेपिटेशन ही करनी है। सो इस तरह से जो ये जो वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप था वो जो अपनी वर्किंग करता है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो बेसिकली नेस्टेड लूप के हवाले से है, और नेस्टेड लूप के हवाले से जो आमतौर पर ज़्यादातर जो लूप यूज़ किया जाता है वो फॉर लूप को जो वो यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप की वर्किंग जो वो यहाँ पर थोड़ी सी स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5 कर लेते हैं जी, और i प्लस प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या मेंशन करता हूँ, नेस्टेड लूप की वर्किंग आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन जो वो प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ, और वो जो लाइन है वो ये स्टार है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब मैंने पहली आपको एग्जांपल दी थी लूप की तो उसके अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर पाकिस्तान लिखा था, और पाकिस्तान जो है ये 5 लाइनों पे जो, क्योंकि लूप चला है 1 से लेकर 5 तक, तो ये 5 लाइंस के अंदर जो हमें पाकिस्तान लिखा हुआ मिल गया था।
अगर आप यहाँ पर पाकिस्तान के पीछे स्टार लिख लेते हैं तो स्टार जो वो 5 लाइनों पे आपको यहाँ पर बना हुआ नजर आ जाएगा। ये देखिए, अगर आप यहां से एंड लाइन हटा देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये जो स्टार है ये आपको एक लाइन के अंदर नजर आएगा। यानी वो एंड लाइन की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन पर जाता था और अब वो 5 स्टार्स जो वो आपको एक ही लाइन के अंदर यहां पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। मैं 5 की बजाय यहां पर 10 कर लेता हूं तो आपको 10 स्टार्स जो वो यहां पर लगे हुए नजर आएंगे। अगर आप यहां पर कोई स्पेस दे लेते हैं, सपोज आप यहां पर स्पेस दे लेते हैं तो आपको इन स्टार्स के दरमियान स्पेस भी जो है वो यहां पर ये देखें नजर आ जाएगी। तो जिस तरह से भी आप यहां पर करेंगे वर्किंग, वैसे ही जो वो आपको वर्किंग नजर आनी है। तो अब ये देखें कि अगर मैं अपनी इस वर्किंग को रिपीट करना चाहता हूं, यानी मैं अगर यहां पर कहता हूं कि मैंने आई की बजाय मैं यहां पर जे का वेरिएबल लिया हुआ है, हमारी इस वर्किंग को देखें, इस लूप ने क्या जनरेट किया है, ये स्टार्स जनरेट किए और इस वर्किंग को, इस पूरी की पूरी वर्किंग को मैं अगेन से रिपीट करना चाहता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो स्टेटमेंट्स के बाहर एक और लूप लगाना पड़ेगा। जब मैं एक और लूप लगाऊंगा वो क्या बन जाएगा, वो ये वाला जो लूप है ये नेस्टेड लूप बन जाएगा और वो जो लूप होगा वो इनर लूप बन जाएगा। यानी मैं अगर यहां पर कहता हूं फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन और इक्वल टू 10 लाइक प्लस प्लस, और यहां पर मैंने ये लूप जो मेंशन कर दिया। अब ये जो इतनी वर्किंग है, ये जो फॉर लूप है इसको नेस्टेड लूप कहेंगे और ये जो लूप है ये आपका आउटर लूप है, ये इनर लूप है। पहली दफा i की वैल्यू होनी है 1 और 1 to 10 टाइम जो ये लूप चलना है। लेकिन जब ये इसको इनर लूप मिलेगा तो जब तक ये इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा आउटर लूप की बारी नहीं आएगी। आपको पता है कि ये जो इनर लूप था ये क्या कर रहा था, ये 10 स्टार्स एक लाइन में प्रिंट आउट कर रहा था और 10 स्टार्स प्रिंट आउट करने के बाद जब i की वैल्यू 1 होनी है तो j की वैल्यू 1 to 10 यानी ये 10 दफा लूप चलना है। फिर उसके बाद दोबारा कंट्रोल यहां पर वापस आना है तो i की वैल्यू 2 होनी है। 2 के बाद यहां पर आना है तो ये फिर से ये लूप 1 to 10 टाइम फिर से चलना है। फिर उसके बाद यहां पर i की वैल्यू 3 होनी है तो 3 के बाद यहां पर ये लूप फिर से 1 to 10 टाइम चलना है। यानी ये जो आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, 10 स्टार आपको एक लाइन के अंदर नजर आ रहा है, ये लाइनें आपको 1 से 10 तक यानी 10 टाइम जो ये आपको लाइनें जो लगी हुई नजर आएंगी। तो मैंने एक्चुअली करना ये है कि इस लूप की मैं जो आपको समझाने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा देता हूँ ताकि आपको पता ही चले कि ये जो लूप की वर्किंग है वो इतनी है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ उसको स्लैश, यानी ये जो लूप है ये क्या करेगा, ये 10 स्टार जब लगा लेगा, करने के बाद जब कंट्रोल यहां पर आएगा तो फिर ये एक न्यू लाइन जनरेट कर देगा और न्यू लाइन जनरेट करने के बाद फिर से यहां पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 के बाद ये फिर से जब लूप चलेगा तो फिर अगली लाइन पे आपको 10 स्टार नजर आएंगे। फिर ये स्लैश है, फिर न्यू लाइन पे जाएगा, उस पे जाके फिर 10 स्टार नजर आएंगे। तो ये आपको 10 स्टार्स का एक स्क्वायर जो वो मिल जाएगा। ये देखिए इस तरह से, यानी ये जो इनर लूप था ये पहले सिर्फ ये 10 स्टार्स क्रिएट कर रहा था। अब इस वर्किंग को हमने एक और लूप लगा के उसके अंदर ये बंद कर दिया, तो यही वाली जो वर्किंग थी ये 10 टाइम जो वो एग्जीक्यूट हो गई। आप अगर यहाँ पर काउंटिंग करना चाहें आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर काउंटिंग भी कर सकते हैं। आप सिंपल जो हो यहाँ पर
ये जो स्लैश n है यहाँ पर आप जो वो मेंशन कर सकते हैं कि पहले जो वो 1 प्रिंट आउट हो। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कहता हूँ सी आउट में क्या प्रिंट आउट हो, आई की वैल्यू जो वो प्रिंट आउट कर दी जाए और उसके बाद फिर ये स्टार जो वो लगा दिया जाए। तो ईच टाइम यहाँ पर क्या होगा, काउंटिंग के बाद एक स्पेस जनरेट कर दी जाए। तो ईच टाइम क्या होगा, यहाँ पर ये देखें उसने पहले काउंटिंग की है, यहाँ पर देखें ये इस लूप से पहले मैंने जो वो आई को मेंशन किया है, तो पहले आई की वैल्यू आई 1, उसके बाद ये जो 10 स्टार्स हैं वो इस लूप ने जनरेट किए, कोई स्लैश एन नहीं इसके अंदर लगाया गया, ये कर्ली ब्रैकेट यहां से शुरू यहां पे एंड हो गए। उसके बाद जब ये 10 स्टार लगा लिए उसने, तो फिर उसके बाद स्लैश एन हुआ, कर्सर न्यू लाइन पे आ गया। न्यू लाइन पे आने के बाद अभी ये वाला लूप तो 1 टाइम चला था, आई की वैल्यू 2 होगी और 2 यहां पर प्रिंट आउट की जाएगी। फिर उसके बाद ये सिंगल स्पेस उसको दे दी गई और देने के बाद फिर अगला जो लूप है j इक्वल टू 1 to 10, तो फिर ये अगेन 1 to 10 तक उसने स्टार लगाए। फिर उसके बाद ये एंड हो जाएगा और फिर न्यू लाइन पे आगे कर्सर, न्यू लाइन पे आके आई की वैल्यू 3 हो गई, तो यहाँ पर ये आई की वैल्यू 3 प्रिंट आउट करवा दी गई, एक स्पेस दे दी गई और फिर ये 10 स्टार जो इसी तरह से। तो इस तरह से ये जो आपका नेस्टेड लूप है वो अपनी वर्किंग जो वो कंप्लीट करता है। यानी ईच टाइम जब हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं उसको, जो इनर लूप है वो आउटर लूप के हर इटरेशन के साथ कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। अब ये तो था कि आपको एक स्केट जो मिल गया। फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो वो चेंजिंग्स भी करना चाहता हूँ। चेंजिंग्स मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टार की बजाय एक हमें जो वो एक ट्रायंगल जो वो मिल जाए। यानी ये जो स्टार है, इस स्टार की बजाय मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये एक ट्रायंगल मिल जाए, इस तरह से ये ट्रायंगल मिले, इस तरह से। तो इस तरह से ये ट्रायंगल किस तरह से मिलेगी, हमने क्या करना है कि पहली लाइन पे 10 स्टार, दूसरी लाइन पे 9 स्टार, तीसरी पे 8 स्टार। तो यानी ईच टाइम जब लूप चलता जाएगा तो जो लूप है उसकी जो आइट्रेशन है इनर लूप की वो कम होती जाएगी। यानी पहली दफा तो जो इनर लूप है वो 10 दफा चलेगा, अगली दफा जो इनर लूप है वो 10 की बजाय 9 दफा चलेगा। तो मैं यहां पर क्या करता हूं कि j को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलता है, 1 से लेकर 10 तक ही ये वाला लूप चलता है। तो मैं यहाँ पर 1 की बजाय उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ i के साथ, कि पहली दफा i की वैल्यू 1 होनी है तो ये 1 से शुरू होगा, दूसरी दफा i की वैल्यू 2 होनी है तो ये 2 से शुरू होगा, 2 to 10 तो ऑटोमेटिकली 9 टाइम जो वो चलेगा। फिर i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो ये 3 to 10 चलेगा, यानी 8 टाइम चलेगा, फिर 7 टाइम चलेगा, फिर 6 टाइम चलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ इतनी सी चेंज करने से ये आपको एक यहाँ पर ये देखें ये ट्रायंगल जो वो मिल जाएगी। इसी तरह से अगर आप यही इसके रिवर्स ट्रायंगल चाहते हैं कि ये इस तरह से मिल जाए, पहली लाइन पे 1 स्टार, दूसरी पे 2, तीसरी पे 3, चौथी पे 4, इस तरह से हो, तो फिर आपको क्या चेंज करना पड़ेगा। देखिए आपने कहा कि पहली लाइन पे 1 स्टार होगा तो यहां पर 10 टाइम लूप चलाने के बजाय आप उसको बता दें कि जो i की वैल्यू हो उतनी दफा लूप चले। पहली दफा i की वैल्यू 1 होगी तो ये लूप 1 टाइम चलेगा, दूसरी दफा i की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप 2 टाइम चलेगा, तीसरी दफा i की वैल्यू 3 होगी तो ये लूप 3 टाइम चलेगा। तो इस तरह से हमें क्या जो वो यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, ये देखें ये इस तरह से ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ नेस्टेड लूप के हवाले से जो मैंने आपको वर्किंग बताई है कि किस तरह से जो आपने इसकी वर्किंग को जो करना है। आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 और प्रोग्राम जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, वो प्रोग्राम जो है वो मैं जो अभी आपके साथ जो वो डिस्कस करता हूँ
और फिर जो वो हम अपने प्रोग्राम अपने इस लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपने दो आउटपुट्स देखी हैं प्रोग्राम की, उसमें मैंने आपको बताया कि आपने ट्रायंगल किस तरह से बनानी है। उसमें एक इस तरह से ट्रायंगल जो बन रही थी और एक इस तरह से ट्रायंगल बन रही थी। अगर आपने ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनानी हो, यानी पहले स्पेसेस हों और आगे जाके स्टार्स इस तरह से जो प्रिंट आउट हों, तो फिर किस तरह से जो आपने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें देखें, अगर हम अपने आउटपुट को जो वो कुछ इस तरह से देखना चाहते हैं, मैं आपको प्रोग्राम की आउटपुट जो वो पहले मेंशन कर दूं। ये देखें, पहले जो हमने प्रोग्राम के अंदर चेंज किया था वो इस कॉर्नर से जो वो स्टार्स शुरू हो रहे थे इस तरह से, और फिर इस तरह से ये जो एम्प्टी स्पेस आपको नजर आ रही है यहाँ पर जो वो स्टार फिल थे, और यहाँ से इस तरह से नीचे। अब अगर आप ये स्टार्स इस तरह से जो फिल करना चाहते हैं और ये स्पेसेस को भी जो वो यहाँ पर हैंडल करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा। तो ये देखें, ये सेट विड्थ का फंक्शन मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था। हमने एक वेरिएबल लिया है s=10 का, और उसमें हमने सेट विड्थ के अंदर s माइनस माइनस किए, यानी 10 स्पेसेस जो वो हमने जनरेट किए हैं। पहले 10 स्पेसेस जो वो जनरेट की जाएंगी और फिर उसके अंदर जो 1 स्पेस जो वो माइनस कर दी जाएगी, और फिर ये जो लूप है ये आपका कंटिन्यू होगा। दूसरा चेंज ये किया गया है कि जहां हमने ओनली /n लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने सेट विड्थ के अंदर s माइनस माइनस कर दिया है, यानी ईच टाइम जब कर्सर न्यू लाइन पे जाए तो स्पेस में से 1 माइनस कर दिया जाए। तो ईच टाइम अब ये होता है कि जब यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन होता है, तो रन होने के बाद ये देखें, पहले 10 स्पेसेस जनरेट की गई, तो कर्सर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद उसने पहला स्टार जो प्रिंट आउट किया, क्योंकि i की वैल्यू 1 है, j भी 1 से लेकर 1 तक जो प्रिंट आउट होना है, तो आपको 10th जो वो पोजीशन पे जाके आपको एक स्टार यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद आपने न्यू लाइन पे कर्सर भेजा और आपने सेट विड्थ में से यानी 10 में से 1 माइनस कर दिया। अब जब 1 माइनस हुआ तो कर्सर जो वो आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद उसने अगेन जो वो लूप लगाया और 2 टाइम जो वो यहाँ पर लूप एग्जीक्यूट और 2 स्टार्स आपको मिल गए। सो ईच टाइम जो वो नीचे आता जाता है, वैसे वैसे स्पेसेस यानी ये जो हमने 10 रखी थी उसमें से एक एक कम करता जाता है और उतने स्टार्स जो वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है ये एक इस डायरेक्शन के अंदर जो ट्रायंगल बन जाएगी। इसी तरह से आप अगेन इसके उलट जो वो बना सकते हैं, यानी वो ट्रायंगल यहाँ से लेकर इस तरह से जो वो चलेंगी। तो वो आपने खुद ट्राई करनी है और वो आपने मुझे असाइनमेंट के तौर पर भेजनी है। इसी तरह से एक और प्रोग्राम मैंने आपके लिए बनाया और वो है पैरामिड का। यही जो कोड है, इसी कोड को जो जरा थोड़ा सा मैंने चेंज करके तो एक पैरामिड का जो शेप है वो मैंने बनाई है। पैरामिड की शेप किस तरह की होती है ये देखें, मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूट करने के बाद ये देखें ये एक पैरामिड जो बना हुआ है। बेसिकली ये पैरामिड किस तरह से बना है, थीम वही है पिछले प्रोग्राम का, चेंजिंग्स क्या की गई हैं जरा थोड़ी सी। एक तो ये कि जो लूप था, हमने ईच टाइम जब लूप चलाना है तो हमने ऑड नंबर्स के अंदर जो वो लूप चलाना है, यानी पहले लाइन के अंदर 1 स्टार होगा, दूसरी के अंदर 3 स्टार होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 7 होंगे, फिर 9 होंगे। तो यहाँ पर ये जो i++ जो था, यहाँ पर जो i++ लगा हुआ था इसको किसके अंदर चेंज कर दिया, i+=2 के अंदर चेंज कर दिया। तो इसका मतलब कि अब ये जो लूप है ये ऑड नंबर ऑफ टाइम जो वो एग्जीक्यूट होगा। दूसरा ये किया गया है कि हमने यहाँ पर जो सेट विड्थ का फंक्शन यूज किया था उसके अंदर जो हमने यहाँ पर जो चूंकि यहाँ पर 10 स्पेसेस जनरेट होनी थी, तो ये 10th स्पेस यहाँ पर आनी थी। 10 के अंदर जो 1 इंक्रीज किया है और इसको जो 11th पॉइंट पर जो हमने भेज दिया है कि सेंटर पे जाके जो ये स्टार प्रिंट आउट होगा। और उसके बाद ईच टाइम क्या होगा कि जो स्पेस है उसमें से जो 1 माइनस होता जाएगा और बाकी जो किसी किस्म का कोई चेंज जो यहाँ पर नहीं किया गया। सिर्फ यही जो वो चेंज किया गया क्योंकि यहाँ पर तो इस कॉर्नर से जो शुरू होना था और हमने लेफ्ट साइड पे जाना था, लेकिन यहाँ पर जो हमने सेंटर पे रहना था। तो स्टूडेंट्स, बड़ी माइनर सी चेंजिंग्स करने से इसकी शेप्स जो वो चेंज होती हैं। आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसी कोड को आपने यहाँ पर अगेन रीराइट करना है
इसी कोड को, और इसके जो रिवर्स है वो आपने यहाँ पर प्रिंटिंग करनी है। इसके अंदर थोड़ी सी माइनर सी चेंजिंग्स करनी है आपने, और ये बिल्कुल इसके नीचे इसका उल्टा पिरामिड जो बनाना है, और ये पूरी एक डायमंड की शेप जो वो बन जाएगी। आपकी बड़ी अच्छी जो वो इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी नेस्टेड लूप के साथ, कि किस तरह से जो वो नेस्टेड लूप जो वर्किंग करता है। आप जो वो उसको समझ के जो वो चेंज कीजिएगा कि आपने इस कॉर्नर से लेकर इधर से जो वो जाना है, तो आप इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स करेंगे कि इसका रिवर्स पिरामिड जो वो यहाँ पर बन जाए। तो ये जब रिवर्स बनेगा तो ये पूरा पिरामिड, पूरा एक डायमंड शेप जो वो बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।